गाइज यू आर वेलकम। आई एम महेश यादव। गाइज ये वीडियो बनाते हुए आज मैं अपने आप को बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा हूं। आपने पढ़ा टेंस का बाप, आज इस वीडियो में हम टेंस का बाप खोजेंगे। गाइज मैं एक्साइटेड इसलिए फील कर रहा हूं कि चाहे भले ही आप 5th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे उसके बाद के स्टूडेंट हो, आप कैसे भी स्टूडेंट हो, इस वीडियो से आपका फायदा जरूर होगा, आपका भला जरूर होगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए गाइज, टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में टीचर अक्सर बताते हैं कि भाई ये इंग्लिश का बेस है, सबसे जरूरी टॉपिक है। इससे आपको इंग्लिश के सेंटेंस बनाने में मदद मिलती है, आपको किताब को रीड करने में, पढ़ने में मदद मिलती है। और गाइस लगभग ये 5th या उससे भी पहले शुरू हो जाता है। और कुछ टीचर तो इसके बारे में क्या बताते हैं कि देखिए भैया, टेंस के 3 बेटे होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनके फिर 4 बेटे होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और फिर उनके भी 4 बेटे होते हैं जो सेंटेंस के बारे में बताते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और ये 48 होते हैं। तो बच्चा कंफ्यूज, बच्चा हैंग। पर गाइज आज आपको हैंग होने की आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि ये वीडियो आपका फायदा जरूर करेगी, आपका भला जरूर करेगी। तो गाइज अब आते हैं मेन मकसद पर। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहना। देखिए गाइज, आपने 12 के 12 टेंस पढ़ लिए। उसके बाद ये तो है नहीं कि सिर्फ ये आपकी कॉपी में रखे रहेंगे, ये आपके पाठ्यक्रम में आएंगे, आपकी बुक्स में आएंगे, आपके क्वेश्चन आंसर में आएंगे, आपके लिखने में आएंगे, रीडिंग में आएंगे। और ये माना आपकी बुक है या आपका पेपर है, आप कुछ ही मान लो आपकी पढ़ाई है, इंग्लिश की टोटल पढ़ाई ये है। अब गाइज मैं 12 टेंस को अगर इनमें डिवाइड करूं, इसमें डालूं, तो गाइज आप मुझे एक बात बताइए कि क्या 12 के 12 टेंस आपको अपने बुक्स में, अपनी कॉपी जो आप लिखते हो उसमें बराबर नजर आते हैं? क्या उनका वेटेज बराबर होता है? गाइज निश्चित ही नहीं होगा। आप थोड़ा सोच के देखना। मैं तो बहुत दिन से सोच रहा हूं, आज फिर बारीकी से सोचा। और बच्चों को अक्सर क्लासेस में कहता भी रहता हूं कि टेंस 12 है, पर 12 के 12 टेंस का बराबर वेटेज नहीं होता। गाइज अगर इन 12 टेंस को अपन गौर से देखें ना, तो एक टेंस आपको लगभग 70% एरिया को कवर करता है। जी हाँ, प्रूफ के लिए मैंने अभी जब ये वीडियो बनाना शुरू की थी, उससे जस्ट पहले हमारे आरबीएसई यानी राजस्थान बोर्ड में 12th क्लास की बुक जिसका नाम है रेनबो, उसके जो 11 चैप्टर है, 11 पार्ट है, लेसन है, उनको देखा। उनमें से मुझे 7 पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिले। जी हाँ, कोई भी कोर्स हो, किसी बोर्ड का, इंग्लिश की बुक में ज्यादातर जो लेसन है, जो पार्ट है, वो पास्ट में होते हैं। जी हाँ, पास्ट टेंस में होते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे कहानियां होती है और कहानियां सभी पास्ट टेंस में होती हैं। गाइज इसलिए अगर हम टेंस का बाप किसी को घोषित करें तो वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस टेंस का बाप है। जी हाँ, ये तो हमने पता लगा लिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस टेंस का बाप हुआ। अब गाइज ये अगर बाप है तो क्यों है? क्योंकि ये 70% चीजों को कवर करता है। जी हाँ, एक बात मैं बीच में आपको बता दूं कि मैंने जो बार बार बोला टेंस का बाप, किसी को सुनने में अजीब लगा होगा। तो गाइज ये मेरे स्वभाव में भी नहीं है चीजों को इस तरह से बोलना, पर आपको चीजों को एक रोचक तरीके से बताने के लिए, ताकि आपको इसका फायदा मिले, आप एक प्रैक्टिकल सोच पे आओ, एक व्यवहारिक सोच पे आओ कि वास्तव में यार ये टेंस से ज्यादा फायदा हो रहा है। तो वो चीज आपके दिमाग में डालने के लिए मैंने इस टेंस को टेंस का बाप बताया। आप इसे अदरवाइज ना लें। बाकी सभी टेंस जरूरी हैं, परफेक्टनेस के लिए सभी टेंस आने चाहिए और सभी टेंस के सेंटेंस हम यूज करते हैं। बाकी इस टेंस के हम सबसे ज्यादा करते हैं, इसलिए मैंने इसको टेंस का बाप बोला। आप इसे अदरवाइज मत लेना। अब मैं आपको बता दूं कि आप जो इंग्लिश का पेपर होता है उसका जो आंसर देते हो, उसमें भी 70% आपके आंसर इसी टेंस के माध्यम से लगते हैं। यानी आप इसी टेंस के वाक्यों को अपने आंसर्स में लिखते हो। कैसे? देखिए, आपके जो अनसीन पैसेज आते हैं इंग्लिश में, वो ज्यादातर, पूरी तरह नहीं, ज्यादातर इसी टेंस में होते हैं। उनके क्वेश्चन पास्ट में पूछता है और आपको उत्तर पास्ट में ही देना होता है। गाइज आपकी रिपोर्ट, पैराग्राफ, आपके क्वेश्चन आंसर, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है पेपर में, अगर आप आकलन करोगे तो आपको 70-60% यही टेंस मिलेगा। तो गाइज ये टेंस बहुत जरूरी है। अब गाइज इस टेंस में क्या होता है, तो देखिए, मैं हमेशा से ही अपनी क्लासेस में इस टेंस को मात्र 2 ही मिनट में समाप्त करता हूं और 2 ही मिनट में आपके सामने समाप्त करूंगा। तो गाइज टेंस 12 हैं, लेकिन सबसे जरूरी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस पर हमारी कमांड होनी चाहिए, और कोई आए ना आए,
लेकिन ये तो हमें आना ही चाहिए। अब इस टेंस का मतलब क्या है गाइस? जब भी हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जी हाँ, इस टेंस का बेस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बेस है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी आप मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखते हो, कहीं भी देखते हो, तो उस समय गाइस आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देख रहे होते हो। जी हाँ, बात है फील करने की। आप कॉपी में टेंस पढ़ते हो, पहचान पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो बस ये बात लीजिए ना कि जब भी आप मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखते हो, पढ़ते हो या लिखते हो, तो आप उस समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पास हो। जैसे कोई सेंटेंस है, आई रोट ए लेटर यस्टरडे। यहां पर गाइज आपने रोट सेकंड फॉर्म को देखा, तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर सेंटेंस में देखूं तो दो ही वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो रोट जो हमें बता रहा है पास्ट, और एक यस्टरडे। जी हाँ गाइज, आई, ए लेटर वगैरह ये सभी टेंसों में, सभी सेंटेंस में आ सकते हैं, लेकिन ये दो चीजें पास्ट में ही आती हैं। सी आस्क्ड मी टू सिट, गाइज सेकंड फॉर्म, उसने मुझे बैठने के लिए कहा या कहा था। हरी टोल्ड मी ए स्टोरी लास्ट नाइट, हरी ने मुझे कल रात एक कहानी सुनाई थी। टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म हो गई टोल्ड, और लास्ट नाइट ये भी पास्ट का वर्ड है। वी प्लेड ए मैच लास्ट वीक, प्लेड खेला, हमने पिछले सप्ताह एक मैच खेला था, तो प्लेड, टोल्ड, आस्क, रोट, ये चारों सेकंड फॉर्म है। तो ये चारों ही किसके सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है, भूतकाल की बातें की गई हैं, बहुत इजी है गाइज। अब इसका एक पार्ट और बचा, डिड। अब डिड क्या है? देखिए, डिड इस टेंस में काम आने वाली हेल्पिंग वर्ब है। तो चलो डिड को पहले अपन समझ लेते हैं कि जब भी आप मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म को देखते हो, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखते हो। जब भी आप डिड को देखते हो, तो भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही देखते हो। तो देखिए क्या बोला मैंने, जब भी आप इनको देखते हो तो आप फील करो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये जल्दी से आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। अब गाइस डिड का यूज क्या करते हैं? आप पहले से जानते हो कि जब वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो हम डिड का यूज करते हैं। आई रोट ए लेटर यस्टरडे, मैंने कल एक पत्र लिखा था। अब बोला नहीं लिखा था, तो गाइस कैसा हुआ? नेगेटिव। तो नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड। आई डिड नॉट राइट। अब एक बात ध्यान दें, डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई डिड नॉट राइट ए लेटर यस्टरडे, मैंने कल एक पत्र नहीं लिखा था। इसको प्रश्न बनाना है तो डिड, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती, डिड आई राइट ए लेटर। ठीक है, तो डिड कहां आया? ये प्रश्नवाचक है और ये नेगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड का यूज होता है, बहुत ही सिंपल है। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन आंसर का रिदम बनाना। जी हाँ, जो स्टूडेंट्स इस चीज को समझ गया, इस जंग को जीत गया गाइस, वो जरूर ही अपनी कॉपी में इंग्लिश में काफी एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आएगा। क्योंकि मैंने एक बात आपको बहुत पहले बताई थी कि इंग्लिश का टीचर आपके आंसर चेक नहीं करता, वो आपकी इंग्लिश को चेक करता है। अगर आपकी इंग्लिश का रिदम यानी आपकी इंग्लिश की समझ ठीक है तो आप ठीक सेंटेंस बनाओगे और आपको ठीक नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ नकलची स्टूडेंट की तरह आंसर दे रहे हो, टेंस गलत कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि कौन से सेंटेंस में क्या मिस्टेक हो रही है, कौन सा टेंस आना चाहिए, कौन सा टेंस आप डाल रहे हो, तो आपके मार्क्स काटता है। अब बात आती है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां से पुट अप हुए? पास्ट टेंस से, क्योंकि ज्यादातर जो पार्ट है, लेसन है, वो पास्ट में है। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन आंसर का रिदम बनाना सिखा रहा हूं। अशोक वेंट टू मार्केट यस्टरडे, अशोक कल बाजार गया था। ही वांटेड टू बाय सम बुक्स, वह कुछ बुक्स खरीदना चाहता था। ये माना कोई पार्ट में से कोई हिस्सा मैंने उठा लिया, कोई लेसन में से कोई चीज उठा ली, या अनसीन पैसेज मान लो। अब उसने क्वेश्चन पुट अप किया, व्हाई डिड अशोक गो टू मार्केट, अशोक मार्केट क्यों गया? ये क्वेश्चन है इसमें से। अब बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर रटेंगे कि अशोक वांटेड टू बाय सम बुक्स, अशोक वांटेड टू बाय सम बुक्स। ठीक है, तो गाइस देखिए, आप पूरा उत्तर भले ही ना रटें, लेकिन आपका जो आंसर है ना, वो आप क्वेश्चन से ही शुरू कर सकते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी टेंस की समझ है तो। देखिए, ये जो आपको डेड नजर आ रहा है, तो कौन सा टेंस नजर आ रहा है? पास्ट। जैसे मैंने भी बताया था, पास्ट है ये। जब ये क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर भी किस में आएगा? पास्ट में। और गाइज जो वाई वाला क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन वो अपने प्रश्न से ही शुरू हो सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट कौन है? अशोक। तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस लिख रहे हो जो कि सब्जेक्ट से शुरू होगा, अशोक। उसके बाद डब्ल्यूएच वर्ड, ये तो प्रश्न पूछ रहा है भाई, इसका तो उत्तर अपन देंगे ना। और डिड हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में नहीं आती है। क्या आती है? सेकंड फॉर्म, जो कि सब्जेक्ट के बाद दी गई होगी। तो गो को इधर लाइए, यहां आप लिखिए वेंट। अशोक वेंट टू मार्केट, ये हमने क्वेश्चन में से लिया।
गाइज ऐसा करके हम आधी जंग जीत चुके हैं, टीचर को बता चुके हैं कि हमें टेंस का ज्ञान है और हमारा आंसर सही चल रहा है। तो अशोक वेंट टू मार्केट टू, अब आंसर क्या आप बताइए। अशोक वेंट टू मार्केट यस्टरडे, ही वांटेड टू बाय सम बुक्स, वह कुछ बुक्स खरीदना चाहता था। तो कोई स्टूडेंट हो सकता है कि रट करके ही वांटेड टू बाय सम बुक्स, वह कुछ बुक्स खरीदना चाहता था, और टीचर उसको मार्क्स भी दे दे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप ऐसे लिखते हो क्योंकि क्वेश्चन में से लेते हो, अशोक वेंट टू मार्केट टू बाय सम बुक्स, तो गाइज ये बेस्ट आंसर है, सबसे अच्छा आंसर है। इसमें आपने टीचर को बताया कि आपके इंग्लिश पर पकड़ है, आपने क्वेश्चन में से ही आंसर को स्टार्ट किया और सटीक उत्तर दिया। तो गाइज देखिए, जैसे उसने वेंट देखा यहां पर, वैसे ही टीचर खुश हुआ, उसे पता लगा कि आपकी इंग्लिश सही है। तो गाइज यही बात मैं आपको कहना चाहता था। आपकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट 12th क्लास में आती है, 10th क्लास में स्टोरी आती है जो कि पास्ट में होती है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, आपके पैराग्राफ हैं, जैसे विजिट टू ए जू, एन एक्सीडेंट, और ए पिकनिक, ऐसे बहुत सारे होते हैं, हाउस ऑन फायर, ये सारे सारे पास्ट में होते हैं। तो गाइज जब आप पास्ट टेंस में लिख रहे हैं किसी चीज को, तो आप पास्ट में ही लिख रहे हैं। अब पास्ट में फिर दो तरह की चीजें आएंगी, एक होता है सिंपल पास्ट। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। जिस वाक्य के हिंदी अर्थ में था, थी, थे आए और क्रिया ना हो, जैसे मैं दुखी था, मैंने क्या लिखा, मैं दुखी था। तो गाइज दुखी जो वर्ड है ना, वो कोई वर्ब नहीं है, तो इसका सिंपल बनेगा आई वाज सैड या आई वाज अनहैप्पी। ठीक है, मैं नाखुश था, दुखी था। तो जिसमें केवल था, थी, थे आए, उसमें हम वाज वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन जिसमें क्रिया और आए, वर्ब हो, उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और आपके पास्ट के जो पैराग्राफ है ना, पिकनिक, जू वाले, हाउस ऑन फायर वगैरह, आपकी कोई भी चीज है पास्ट में, वो इन दो चीजों से ही चलती है। या तो उसमें सेकंड फॉर्म आएगी, तो सेकंड फॉर्म कब आएगी, मैंने देखा था, तो देखा क्या है, वर्ब है, या केवल मैंने देखा, तो पहचान बनती है इस टेंस की, था, थी, थे अथवा आईए। मैं गया था या गया, यानी वाक्य में अगर वर्ब है, गया या गया था, तो आप सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। और वाक्य में वर्ब नहीं है, केवल था, थी, थे है, कि हम मित्र थे, वी वर फ्रेंड्स, तो केवल था, थी, थे और वर्ब ना हो तो हम वाज वर्ब का यूज करते हैं। और था, थी, थे या आई और वर्ब हो तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपके आंसर्स में सेकंड फॉर्म सबसे ज्यादा, और अगर बिना क्रिया का वाक्य तो था, थी, थे आएगा। तो गाइज ये था टेंस का बाप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद जो सबसे जरूरी टेंस है एग्जाम की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से, गाइज उससे मैं कह सकता हूं कि वो टेंस का बड़ा बेटा है, कभी उस पर वीडियो बनाऊंगा, और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, उसमें से भी सबसे अधिक क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, काफी मेहनत की है, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपके और कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, उस पर आपको जरूर वीडियो मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके बाय।